फिफ्थ क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 2 फसलों के त्योहार जो है उसको करेंगे। इसमें हम पाठ का सार, अभ्यास जो है उसको पढ़ेंगे और किस तरह से कौन कौन से त्योहार जो है उसके बाद उनका वर्णन किया गया है उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फसलों के त्योहार। सबसे पहले फसलों के त्योहार जो पाठ है उसका सार करेंगे। हमारा देश त्योहारों का देश है। हर राज्य में लोग अलग अलग तरह के त्योहार मनाते हैं। जनवरी के महीने में देश के लगभग सभी राज्यों में फसलों से जुड़ा हुआ कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग आदि त्योहार फसलों से जुड़े हुए हैं। जाड़े के मौसम में सभी को रजाई में रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मकर संक्रांति का त्योहार, जैसे जिसे खिचड़ी का त्योहार भी कहते हैं, आ गया है। इसलिए ठंड के बावजूद हम सभी नहा धोकर कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा, चाचा और पापा ने सफेद मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है और दादी ने खादी की सफेद साड़ी पहने सामने बैठी है। दादी के सामने केले के पत्तों पर तिल, गुड़, चावल आदि रखे हुए हैं। दादी ने हम सब से इन चीजों को बारी बारी छूने और प्रणाम करने को कहा और बाद में इन्हें दान दे दिया। मकर संक्रांति के दिन चूड़ा दही और खिचड़ी खाने का रिवाज है। इस दिन सभी को यही खाना परोसा जाता है। इस दिन तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट भी खाए जाते हैं। झारखंड में सरहुल काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन साल के पेड़ की पूजा की जाती है। इसी दिन बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा की जाती है। तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल है। इसलिए इस दिन लोग खरीफ की फसलों, चावल, अरहर, मसूर आदि को काटकर घर ले आते हैं और नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। इसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल के स्वर गूंजने लगते हैं। अतः इस पाठ से हमें पता चलता है कि हर प्रांत के लोग फसलों से जुड़े त्योहारों को अलग अलग ढंग और रीति रिवाजों के अनुसार बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। इसीलिए हमारे देश को त्योहारों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर समय के अनुसार त्योहार और मेले आदि मनाए जाते हैं, पर्व आदि मनाए जाते हैं। आइए अब इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले आपके अभ्यास में है मौसम का अंदाज। इसमें पहला प्रश्न है, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा पहले कबो न देखनी। यहां तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? तो यहाँ पे खिचड़ी का मतलब है मकर संक्रांति का त्योहार। दूसरा है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ना निकले? हो सकता है भी ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सूरज ना निकले ऐसा केवल रात में होता है। कभी कभी दिन में जब बादल ज्यादा होते हैं तो सूरज छिप जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि सूरज ना निकले। तीसरा है, बाहर देखने से समय का अंदाज क्यों नहीं हो पा रहा था? बाहर देखने से समय का अंदाज इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि अभी तक सूरज नहीं निकला था।
फिर है जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं। इसका उत्तर है जिनके पास घड़ी नहीं होती है वे समय का अनुमान सूरज की रोशनी की चमक और उसकी गति से लगाते हैं। जब घड़ियां नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे, जो सूरज है उसकी रोशनी किस तरह की है, जैसे शुरू में बिल्कुल धीमी होती है, दोपहर तक बहुत तेज हो जाती है, फिर शाम को फिर ढल जाती है, तो उससे समय का अंदाजा लगाया जाता था। आगे है तुम्हारी जबान। क आज ई लोग के उठे के नई खे का। ख जा भाग के देख केरा के पत्ता आइला आइल की ना। ये जो वाक्य दिए हैं दो को और खो, इन वाक्य को आपने अपनी भाषा में लिखना है कि इसको आप अपनी भाषा में कैसे लिख सकते हैं। तो को हम कैसे लिख सकते हैं, को जो है को बोल क्या रहा है, आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या, ठीक है। और दूसरा है जाओ भाग कर देख कर आओ कि केला का पत्ता आया या नहीं, ठीक है। आगे है भारत तेरे रंग अनेक। इसमें है पहला विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण लें और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी चित्र, कहानी, कविता, सूचनापरक सामग्री के रूप में हो सकती है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये जो नीचे दिए हैं भाषा, कपड़े, भाषा में किस तरह की विविधता है, कपड़ों में किस तरह की है, नया वर्ष जो है कहाँ पे कब होता है, भोजन किस तरह से है, लोक कला किस तरह से है और लोक संगीत किस तरह से है, ठीक है। तो इनके ऊपर अलग अलग आपने क्या करना है, चाहे वो आप कहानी बना सकते हैं या कविता लिख सकते हैं या चित्र के द्वारा भी समझा सकते हैं। जैसे मान लो भाषा की बात करूं तो हमारे देश में भी अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, ठीक है, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, भूटी, इस तरह की अलग अलग भाषाएं जिस जिस क्षेत्र में बोली जाती हैं वहां पे उनका नाम भी लिखना है और भाषा भी लिखनी है, ठीक है। इसी तरह कपड़े का पहनावा, कहीं पे आप पैंट कमीज पहनते हैं, कहीं पे धोती कुर्ता जो है वो पहना जाता है, ठीक है। कहीं पे औरतें साड़ी पहनती हैं, कहीं पे औरतें सलवार कमीज पहनती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हर जो ये यहाँ पे कुछ ये जो दिए हुए हैं विविधता के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है, इनके ऊपर आपने लिखना है स्वयं, ठीक है। अच्छा, दूसरा है तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों। इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है, कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप दिवाली भी लिख सकते हैं, होली भी लिख सकते हैं, जो भी आपको त्योहार अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। और उस दिन आप क्या क्या करते हैं वो आपने क्या करना है उसके बारे में भी लिखना है। यहाँ पे है, जैसे मैं इसका उत्तर लिख रहा हूं, मुझे सबसे अधिक होली पसंद है क्योंकि इस दिन हम खूब रंग खेलते हैं। इस दिन हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर माता पिता, भाई बहन और दोस्तों के साथ रंग खेलते हैं, सबसे गले मिलकर होली की बधाइयां देते हैं और खूब सारी मिठाइयां भी खाते हैं। आगे है अन्न के बारे में, ठीक है। इसमें को है फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता कीजिए। उत्तर है तिल का इस्तेमाल तरह तरह की मिठाइयां बनाने में किया जाता है, जैसे तिल के लड्डू, रेवड़ियां और गच्चक इत्यादि। तिल का तेल भी बनाया जाता है या बनता है, ठीक है। ख है तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे, हो सके तो तिल की दुकान में जाकर पूछो, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे तेल बनता है।
जैसे उत्तर है सरसों का तेल, आपने सुना होगा, सरसों से भी तेल बनता है। अलसी का तेल बनता है। सोयाबीन, सोयाबीन से तेल, सोयाबीन का भी तेल बनता है। फिर है मूंगफली का तेल, मूंगफली, सूरजमुखी, ठीक है। सरसों, अलसी, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी आदि का तेल बनता है। और ये तेल बनता कैसे है? ये तेल उनके बीजों को पीसकर निकाला जाता है, ठीक है। आगे है किसान और चीजों का सफर। किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं। विशेष रूप से शहर के ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी जिंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ता रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीजें खाते हैं वे कहां से आती हैं, किसान की हमारी जिंदगी में भूमिका का हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, किसान और खेती जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर खासकर जो शहर में रहते हैं उनको इसका महत्व तो पता नहीं है, भूमिका का पता नहीं है, ठीक है। किसान खेतों में तरह तरह के अनाज बोता है, ठीक है, जिससे हमारी अनाज की जो आवश्यकता है वो दूर होती है, ठीक है। तो वो क्या 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 करते हैं, क्या नहीं करते हैं, जब तक उनका पता हमें नहीं चलेगा तो हमें उनकी भूमिका का भी पता नहीं चलेगा। अब किसानों की भूमिका को समझने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम। ये जो तीन चीजें दी गई हैं, इनके बारे में नीचे दिए गए कुछ बिंदु हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में इसे लिखो। जैसे कि आलू की पकौड़ी की कहानी, बर्फी की कहानी और आइसक्रीम की कहानी, ठीक है। तो और बिंदु क्या क्या याद रखने हैं कि किन चीजों से बनती है, इन चीजों का जन्म कहाँ होता है, हम तक पहुंचने का उनका सफर क्या है, किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती है, इस पूरे सफर में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है, इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं आलू की पकौड़ी की कहानी। मैं आलू की पकौड़ी हूं, मैं आलू से बनती हूं। आलू खेतों में किसान उगाता है। जब पौधा बड़ा हो जाता है तब किसान उसके नीचे की मिट्टी हटाकर अंदर से आलू को निकालता है। फिर वह उसे साफ कर के बाजार में बेचता है। उस आलू को आप खरीद के ले जाते हो और फिर उससे मैं यानी आलू की पकौड़ी बनती हूं, ठीक है। यह है आलू की पकौड़ी की कहानी। दूसरा है बर्फी की कहानी। मैं बर्फी हूं, मैं खोए से बनती हूं। खोआ दूध से बनता है, फिर उसकी पैकिंग होती है और उसे बाजार में बेचा जाता है। बाजार से हलवाई इसे खरीद के ले जाता है, उसके बाद वह इस खोए से मुझे यानी बर्फी को बनाता है। आगे है आइसक्रीम की कहानी। मैं आइसक्रीम हूं, मैं दूध से बनती हूं। दूध में अन्य सामग्री मिलाकर एक बड़ी फैक्ट्री या आइसक्रीम बनाने वाली मशीन में मुझे बनाया जाता है। फिर उसके बाद उसे छोटे छोटे दुकानदार और आइसक्रीम बेचने वाले खरीदते हैं। फिर मैं यानी आइसक्रीम आप तक पहुंचती हूं। तो ये हैं आपके ये जो तीन चीजें हैं, इनको बनाने का तरीका, ठीक है, और इनकी कहानी। आगे है आपके अभ्यास में खास पकवान। पहला है गया। गया एक शहर का नाम है। गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो चाहे वो पकवान की बात हो या किसी और चीज के लिए मशहूर हो, उनका नाम लिखना है आपने, ठीक है। तो उत्तर है
आगरा का पेठा मशहूर है, मथुरा के पेड़े, नागपुर के संतरे, रतलाम की नमकीन, कोलकाता का रसगुल्ला, मुंबई का बड़ा पाव, चेन्नई का इडली डोसा, रत्नागिरी का आम और दिल्ली का सोन हलवा बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे दूसरा है, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। ठीक है, काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं, जिससे ये आभास हो कि कोई काम हो रहा है। उस शब्द को क्या कहते हैं हम? क्रिया। क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है, इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। ठीक है, आपको आपकी किताब में यहाँ पे सामग्री दी हुई है किसकी? खिचड़ी बनाने की। तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ जो आपके अभ्यास का है वही चीज लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्रियाएं भी दी हैं, जैसे झोंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना और भूनना। ठीक है, तो इनका प्रयोग करना है आपने कहाँ? जो आपकी खाली स्थान है विधि में। ठीक है, उनमें। तो आइए करते हैं। इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए धो लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भूनो। ठीक है, भून लो। तेल को कुकर में डालकर गर्म करो। तेल गर्म हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट पकाओ। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी 4 प्याले डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। आप भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत मिर्च से झोंक कर परोसो गर्मा गर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका। जो क्रियाएं छूटी हुई थी वो हमने इसमें डाल दी हैं। ठीक है, इसी तरह से खाने से जुड़ी कुछ अन्य क्रियाएं भी सोचो और उनके बारे में अपनी माता से जानो और बनाने की विधि लिखो। ठीक है, और कोई जो आपकी पकवान है जो आपकी माँ बनाती है उसको भी आप पूछो उनसे और उनकी विधि जो है उसके बारे में भी इस तरह से लिखो। अच्छा, अब आगे आते हैं। आपके जो पाठ है उसमें कुछ आपको गद्य आते हैं और उन पर आधारित कुछ प्रश्न भी आते हैं। तो यहाँ पे इस पाठ में 2 जो गद्य हैं उनके आधार पर जो प्रश्न बने हैं वो आपको मैं करवाऊंगा। तो पहला है कि निम्न गद्य को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो आपके किताब में ये गद्य है। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहां तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहां हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। तो इसके ऊपर पहला प्रश्न है, पाठ का नाम लिखें। ये जो आपका गद्य है, ये लाइनें जो ली गई है कौन से पाठ से ली गई हैं? तो कौन सा पाठ है ये? पाठ का नाम है फसलों का त्योहार या फसलों के त्योहार। प्रश्न ख, यहां खिचड़ी से क्या तात्पर्य है? खिचड़ी का तात्पर्य मकर संक्रांति के त्योहार से है। ठीक है, खिचड़ी मकर संक्रांति। ग है, बाहर देखने से समय का अंदाज क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर है, घड़ी ना होने की स्थिति में
सूरज की चमक से समय का पता चलता है। क्योंकि 10 दिनों से सूरज नहीं निकला है, इसलिए समय का अंदाज नहीं हो रहा है। प्रश्न घ, निम्न शब्दों के विपरीत शब्द लिखें। जैसे बाहर, शुरू, दिन, इनके आपने विपरीत शब्द लिखने हैं। तो बाहर का विपरीत शब्द कौन सा होता है? बाहर, अंदर, शुरू का अंत, दिन का रात। ठीक है। दूसरा अनुच्छेद है, तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं और लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल यानी खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। तो इसके ऊपर प्रश्न है कि तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा त्योहार कौन सा है? उत्तर है, तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल है। मटके में क्या क्या डालकर और कहां पकाया जाता है? मटके में क्या क्या डाला जाता है और इसको कहां पकाया जाता है? इसका उत्तर है, मटके में नए चावल, दूध और गुड़ डालकर धूप में पकाया जाता है। फिर है ग, मटके के चारों ओर क्या और क्यों बांधा जाता है? तो इसका उत्तर है, मटके के चारों ओर हल्दी बांधी जाती है, क्योंकि हल्दी शुभ मानी जाती है। घ, दूध चावल पकने पर क्या स्वर सुनाई देते हैं? उत्तर है, पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। तो ये आपका जो अध्याय 2 है ये पूरा हो गया है। आपने इसका जो भी अभ्यास है वो भी कर लेना है, पूरे का पूरा कॉपी में सही ढंग से समझ के, पढ़ के, और जो आपको चैप्टर ये भेजा गया है, ये चैप्टर है आपके पास, उसको आपने पढ़ना है। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और सही ढंग से इसके अभ्यास जो है वो करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।